नमस्ते साथी रेबेल कैपिटल्स। आशा है कि आप ठीक हैं। मैं अपने अच्छे दोस्त ब्रेंट जॉनसन के साथ यहाँ हूँ और हम एक सज्जन की शर्त के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमने शायद क्या ब्रेंट 6 हफ्ते पहले की थी, कुछ ऐसा ही। ऐसा 1 महीने पहले 3-4 हफ्ते, हाँ, यह अक्टूबर की शुरुआत में था। हाँ, और हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि मैंने इसे कितनी बुरी तरह गलत किया और फिर हम हा 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 हा। लेकिन मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, एक शैक्षिक अनुभव होने वाला है और फिर हम ब्रेंट जॉनसन से ब्याज दरों के लिए भविष्यवाणी प्राप्त करेंगे। ये 2025 के लिए वर्तमान में एक बड़ा विषय है और वहां हमारी कुछ असहमति हो सकती है। और फिर मेरे अच्छे दोस्त ब्रेंट जॉनसन के साथ संयुक्त राज्य डॉलर के बारे में वास्तव में एक मुद्दा है, तो हम इसमें भी शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ब्रेंट, चलो इस सज्जन की शर्त पर चर्चा करते हैं जो हमने बनाई थी। ये अक्टूबर की शुरुआत में था। हाँ, यह अक्टूबर की शुरुआत में था। तो ब्रेंट जॉनसन नव वर्ष के आसपास मेडेलिन में मेरे साथ एक मैक्रो रिट्रीट के लिए शामिल होने जा रहे हैं और मैंने कहा अगर हम मूल रूप से टीएलटी पर एक शर्त लगाते हैं तो टीएलटी, अगर ब्याज दरें घटती हैं तो टीएलटी बढ़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि टीएलटी बढ़ेगा, ब्याज दरें घटेंगी, मान लीजिए 1 अक्टूबर को। और ब्रेंट कहता है नहीं, और मैं इतना आत्मविश्वासी हूं कि ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं कि मैं वास्तव में पुट खरीदने जा रहा हूं टीएलटी पर। मैंने कहा ठीक है, जो भी जीतेगा, मुझे लगता है कि आपके पुट कब थे, अक्टूबर 17। हाँ, वे 2-3 सप्ताह दूर थे। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, जो भी जीतेगा वह नव वर्ष के लिए मेडलिन में पहले दौर के पेय का खर्च उठाएगा। तो ब्याज दरें सीधे ऊपर की ओर बढ़ने लगी। मेरा मतलब है बिना रुके। लगभग 1 घंटे के भीतर। हाँ। बिल्कुल, मैं और गलत नहीं हो सकता था। लेकिन जो दिलचस्प है वह यह है कि जैसे-जैसे मैं निवेश के बारे में सीखता हूँ, खासकर आप जैसे प्रोफेशनल्स और उन लोगों से जिनके साथ हम सेंट बार्ट्स में समय बिताते हैं, सेंट बार्ट्स और अन्य चीजों के बारे में आपको वास्तव में यह समझना होगा कि आप केवल मैक्रो दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको मैक्रो दृष्टिकोण से शुरुआत करनी होगी, लेकिन फिर आपको वास्तव में यह देखना होगा कि सप्ताह दर सप्ताह, महीने दर महीने क्या होता है और यह समझना होगा कि कुछ भी सीधी रेखा में नहीं चलता। और यही कारण है कि आपका समय सीमा इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं यहाँ इन सभी चार्ट्स को देख रहा हूँ, आप जानते हैं, इसे 30,000 फुट की ऊंचाई से देख रहा हूँ और कह रहा हूँ ठीक है। आमतौर पर जब फेड ब्याज दरें घटाता है तो बाजार की अपेक्षाएं कि उन दर कटौती की मात्रा से कम होती हैं जो वे वास्तव में करेंगे। तो मैं ऐसा था, हाँ, मैं बस एक टीएलटी खरीद लूंगा क्योंकि वे दरें घटाना शुरू कर रहे हैं। लेकिन फिर जब मैंने शर्त बनाने के बाद इस पर ध्यान दिया तो मैं सोचने लगा, वाह, मैंने 2007 को देखा और मैंने देखा कि लगभग हर बार जब वे इस दर घटाने के चक्र से गुजरते हैं तो दरें वास्तव में बढ़ जाती हैं, भले ही अंततः वे घटें। लेकिन खैर, मुझे बताओ कि तुमने उन पुट्स को खरीदने के पीछे अपनी सोच प्रक्रिया क्या थी? तो यहाँ कुछ अलग-अलग बातें थीं। हम यहाँ सब कुछ देखेंगे, लेकिन मैं सभी को अब बता दूंगा कि उस सप्ताह हमारे साप्ताहिक शो मिल्क शेक्स, मार्केट्स और मैडनेस में आप इसे यूट्यूब पर पा सकते हैं। हमने इसे तोड़ा, उमराडर इसे व्यापार का ढांचा कहा, इसके माध्यम से यह किया। तो अगर आपको आज जो सुनाई दे रहा है वह पसंद है तो आप वापस जा सकते हैं और इसे यूट्यूब पर खोज सकते हैं और देख सकते हैं। जॉनसन, क्या आप ये करने से पहले चैट में लिंक डाल सकते हैं कृपया? हाँ, तो मेरे मन में कुछ बातें चल रही थीं। पहली बात ये थी कि सभी को पता था कि वे ब्याज दरें घटाने वाले हैं। और अगर आप पीछे जाकर टीएलटी का चार्ट देखते हैं तो टीएलटी बैठक के समय के आसपास लगभग 2 या 3 महीने तक लगातार बढ़ रहा था। और अक्सर जब ऐसा होता है तो आप जानते हैं, बाजार प्रत्याशा पर चलते हैं, है ना? वे वास्तविक क्रिया से पहले ही आगे बढ़ते हैं। और जब यह फेड की बैठक तक पहुंचा जहां उन्होंने वास्तव में कटौती की, मुझे लगा कि इसका अधिकांश हिस्सा पहले से ही मूल्य में समाहित था। तो ये पहला था। और मैं फेड की बैठक के दिन पुट खरीदने के बारे में सोच रहा था और मुझे वास्तव में याद नहीं है कि क्यों, लेकिन मैं इसे मिस कर गया और मैंने ऐसा नहीं किया। और अगले ही दिन टीएलटी काफी महत्वपूर्ण रूप से या अपेक्षाकृत जल्दी गिर गया और इसलिए मैं इसे फिर से बढ़ने का इंतजार कर रहा था ताकि मुझे पुट खरीदने का अवसर मिल सके। तो ये पहला बिंदु है। नंबर 2, मेरी कुल आधार स्थिति यह है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी और इसलिए मैं समझता हूं कि वे अगले वर्ष में 1 वर्ष से अधिक समय में सभी कारणों को क्यों बनाते हैं। ठीक है। और ये सब मेरे पूरे मिल्क शेक थीसिस से शुरू होता है जो 2018-19 में था, जब मैंने इसके बारे में बात करना शुरू किया था। मुझे लगा कि 40 साल का बॉन्ड बुल मार्केट खत्म होने वाला है,
दरें बढ़ेंगी और दरों का बढ़ना दुनिया के बाकी हिस्सों को इससे अधिक नुकसान होता है जितना कि अमेरिका को। इसलिए मैंने सोचा कि डॉलर को सुरक्षित आश्रय स्थिति के कारण एक बोली मिलेगी, लेकिन अमेरिका में उच्च दरें डॉलर को और अधिक आकर्षक बनाती है। यदि आपको टी बिल्स में बैठने के लिए यूरो या येन या किसी अन्य मुद्रा की तुलना में अधिक भुगतान किया जाता है, तो पैसा संयुक्त राज्य डॉलर में प्रवाहित होगा। डॉलर में पैसा आ रहा है, क्या ये दरों को कम नहीं करेगा? इससे उन ट्रेजरी की मांग बढ़ती है जो यूएसडी में नामांकित हैं। किसी न किसी समय यह होगा, लेकिन शुरू में नहीं। शुरू में अगर अगर अमेरिका में ब्याज दरें 5% हैं और जापान में 0 या यूरोप में 1.5% हैं, तो यह एक बड़ा अंतर है। लेकिन मुझे लगा कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो मैं बस ये कह रहा हूं, आपको समझना चाहिए कि मेरा मूल मामला हमेशा यह रहा है कि उपज बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो अगर उपज कभी घटती है तो यह मेरी समग्र आधार स्थिति के लिए एक प्रकार की प्रतिकूल रैली है। और फिर जब फेड ने साल की शुरुआत में कटौती करना शुरू किया, तो उन्होंने लगभग 7 बार कटौती करने की योजना बनाई थी। लेकिन फिर यह समय के साथ और अधिक विलंबित होता गया और ये 7 शानदार दर कटौती जैसे गायब हो गईं। लेकिन अंततः यह स्पष्ट हो गया कि वे कटौती करने जा रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि महंगाई के दबाव गिर नहीं रहे हैं, वे कम हो रहे हैं। फेड उच्च महंगाई को नियंत्रण में लाने का अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह गिर रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि वे बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं और जब तक आप दीवार से नहीं टकराते, सरकारी खर्च वास्तव में प्रोत्साहक होता है। और इसलिए मैंने सोचा कि यह कीमतों को थोड़ा बढ़ाएगा। यह जरूरी नहीं कि कीमतों को ऊंचा उठाए, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वे गिरने वाले हैं। हाँ, मैं विरोधी डिफ्लेशनरी था। विपरीत अपस्फीति है ना। और इसलिए मैंने सोचा, लेकिन क्योंकि मैंने सोचा कि सभी लोग अब यह मानते हैं कि फेड कटौती कर रहा है तो ब्याज दरें केवल नीचे जाएंगी, मैंने सोचा कि बाजार ने इसे थोड़ा गलत समझा है। तो यह बड़ा चित्र है। अब जो संक्षिप्त तात्कालिक चित्र भी बन रहा था, वह दिन था जब मैंने ये पुट खरीदे। टीएलटी तेजी से ऊपर जा रहा था। तो मैंने आपको बताया कि मैं एक ऐसे दिन या समय की प्रतीक्षा कर रहा था जब दरें फिर से घटेंगी और टीएलटी फिर से बढ़ रहा था। और मुझे याद नहीं है कि कौन सा दिन था। मुझे लगता है कि ये कोई गुरुवार या शुक्रवार था और टीएलटी बहुत बढ़ गया था। उस सुबह यह 99 से ऊपर था और इसलिए मैंने कहा, खैर, यह शायद मेरे देखने के लिए सबसे अच्छा अवसर है। और उस समय तेल भी कुछ और चीजें थीं। मुझे लगता है कि यह लगभग 66 या 67 के आसपास था, कुछ ऐसा ही। और मध्य पूर्व में चीजें फिर से भड़क रही थीं और इसलिए मैंने सोचा कि यह बहुत संभव है कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, कम से कम अल्पकालिक में, अगले कुछ हफ्तों में, मध्य पूर्व में हो रही घटनाओं के कारण। और तेल की कीमतों से अधिक महंगाई या मंदी को प्रभावित करने वाली कुछ चीजें नहीं हैं। तो अगर तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं तो यह आमतौर पर महंगाई का संकेत होता है, और अगर तेल की कीमतें गिर रही हैं तो यह आमतौर पर मंदी का संकेत होता है। तो मुझे लगा कि अगर बाजार पहले से ही थोड़ा असंतुलित हो गया था और तेल अब ऊंचा चलने लगा, ये संयोजन होगा जो महंगाई की कहानी में मदद करेगा, जो फिर डीएलटी को प्रभावित करेगा। हाँ, और तकनीकी रूप से भी मुझे लगता है कि 100 का स्तर एक प्रतिरोध स्तर था, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा वह समय था जब, मुझे नहीं पता कि आप इसे याद करते हैं या नहीं, लेकिन 1 महीने पहले सभी बातें इस बंदरगाह हड़ताल के बारे में थीं। वे आने वाले जहाजों को उतारने नहीं जा रहे थे और अगर उन्होंने जहाजों को नहीं उतारा तो सामान डॉक पर ही पड़ा रहेगा और यह ज्यादा समय नहीं लगेगा कि आपूर्ति श्रृंखलाएं दबाव में आ जाएंगी और कीमतें बढ़ जाएंगी। और मुझे ऐसा लगा कि वे इसे हल कर लेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि इसके बारे में हवा में चल रही चर्चा शायद उपज पर अधिक दबाव डाल सकती है। तो यह इसका एक हिस्सा था। और जब भी मैं ऑप्शंस खरीदता हूं, मेरा नंबर 1 लक्ष्य है कि मैं अपनी प्रारंभिक पूंजी को जितनी जल्दी हो सके मेज से हटा दूं। सही है, मेरा मतलब इससे है। ओह, सही है। तो मेरा मतलब यह है कि अगर मैं, चलो मान लेते हैं मैं $80,000 की बोली लगाने जा रहा हूं, मैं $60,000 का व्यापार कर रहा हूं। जब आप पुट खरीदते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से, किसी भी प्रकार के विकल्प होते हैं, उन पर स्वाभाविक रूप से लीवरेज होता है। और अगर यह आपके पक्ष में जाता है, उन पुट्स के मूल्य को दोगुना करने
या महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने के लिए इतना बड़ा बदलाव नहीं चाहिए। जब भी मैं ऐसा व्यापार करता हूं, मैं यह समझने की कोशिश करता हूं कि मैं अपनी प्रारंभिक पूंजी को कैसे जल्दी निकालूं और बाकी मुफ्त में चलने दूं। गलत हुआ तो पैसा नहीं खोया, और इसलिए, लेकिन ऐसा करने के लिए अपने पक्ष में बहुत जल्दी इसे आगे बढ़ाने के लिए आपको ऐसे उत्प्रेरक चाहिए जो बाजार के उत्प्रेरक हों, जो ऐसा कर सके। और उस समय फिर से मुझे लगता है कि यह एक गुरुवार और शुक्रवार था और कुछ आर्थिक था, तो उत्प्रेरक यह हमेशा मध्य पूर्व की तरह होता है। पैरोल जो शायद गैरखेत पैरोल था, आप जानते हैं कि यह क्या था। यह पैरोल था, शुक्रवार को हमारे पास मध्य पूर्व था, हमारे पास बंदरगाह की हड़ताल थी, और फिर अगले सप्ताह या अगले 10 दिनों के भीतर जैसे कि पीपीआई, सीपीआई, बहुत सारे डेटा आने वाले थे। इसीलिए अगर मैं सीपीआई पर सही नहीं हुआ और मध्य पूर्व या बंदरगाह की हड़ताल पर सही नहीं हुआ, तो मेरे पास ये अन्य उत्प्रेरक थे जो 10 दिनों के भीतर आने वाले थे, जो मुझे लगता था कि मुझे बचा सकते हैं। क्या यह समझ में आता है? बिल्कुल। तो मेरे पास सही होने के कई तरीके थे। और फिर एक और बात, आपने लगभग 3 या 4 दिनों के बाद अपना पैसा दोगुना कर लिया। मुझे लगता है कि मैंने 24 घंटों में अपना पैसा दोगुना कर लिया। हाँ। तो स्पष्ट करने के लिए आपने बेचा, आपने अपनी राशि को टेबल से हटा लिया और फिर बस घर के पैसे के साथ खेलते रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि अगले सप्ताह हमने इसे अगले सप्ताह पूरी तरह से बेच दिया, और मुझे लगता है कि हमने आखिरी बार टीएलटी को लगभग 195 या 194 पर बेचा था। तो सुनिए, ये एक बहुत अच्छा व्यापार था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग सोचें कि मैंने ये अपने पोर्टफोलियो के 30% या अपने पूरे पोर्टफोलियो के साथ किया। मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। मेरे पास संपत्तियां हैं और मेरी संपत्ति आवंटन काफी स्थिर है ना? हमारे पास कई शेयर हैं। हम कुछ टी बिल्स के मालिक हैं, हम सोने के मालिक हैं, हम कुछ विभिन्न रियल एस्टेट एक्सपोजर्स के मालिक हैं। यह अक्सर नहीं बदलता। यदि मैं एक्सपोजर को बढ़ाना या घटाना चाहता हूं, तो मैं आमतौर पर किसी प्रकार के हेज या विकल्पों का उपयोग करूंगा ताकि इस तरह से एक्सपोजर को बढ़ाया या घटाया जा सके। लेकिन इसके अलावा अगर मुझे इस तरह का कोई अवसर दिखता है, तो हम इस दौरान ये सामरिक व्यापार भी करेंगे, है ना? और इसलिए मैं सोचता हूं, और मुझे याद नहीं है, मुझे वापस जाना होगा। मुझे लगता है कि हमने इस व्यापार पर अपने कुल पोर्टफोलियो का 1% जोखिम में डाला, है ना? तो अगर यह $100,000 का पोर्टफोलियो है, तो शायद मैंने $1,000 के विकल्प खरीदे, और इसलिए वह 1,000 अंततः 3,000 बन गया। मुझे लगता है कि हमने व्यापार पर अपना पैसा 3 गुना किया, है ना? तो अब आप सोच रहे हैं, खैर, ये तो इतना बड़ा लाभ नहीं है ना? और ये सही है। लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हैं साल में 3, 4, 5 बार, तो शायद आपने 3, 4, 5% हासिल कर लिया है, जो अन्यथा नहीं मिलता, है ना? लेकिन अगर आप गलत हैं, तो आपने अपने पोर्टफोलियो का 30% नहीं खोया है। इसीलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि न केवल समग्र पोर्टफोलियो पर जोखिम प्रबंधन है, बल्कि व्यक्तिगत ट्रेडों का जोखिम प्रबंधन करने का एक तरीका भी है। और यही कारण है कि मुझे विकल्पों का उपयोग करना पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अधिकतम कितना खो सकता हूं। आप जानते हैं, अगर आप किसी चीज को शॉर्ट करते हैं, या आप जानते हैं और आप इसे अपने पोर्टफोलियो के बड़े हिस्से के साथ करते हैं और ये आपके खिलाफ चला जाता है, तो आप बस फंस जाते हैं। सही है। और यही कारण है कि मैंने विकल्पों का उपयोग किया, और यही कारण है कि मैंने केवल 3 सप्ताह पहले ही यह किया। तो यह एक काफी अल्पकालिक व्यापार था। मुझे पता था कि मैं 1 सप्ताह के भीतर जान जाऊंगा कि मैं सही था या गलत। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह सब जोखिम प्रबंधन के बारे में है। जितना मैं सीखता हूँ और अध्ययन करता हूँ, वे लोग जिन्होंने अतीत में यह किया है, और वे लोग जैसे आप जो आज यह कर रहे हैं। और मैं स्पष्ट होना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखने वाले लोगों के लिए आपको यह समझना होगा कि आप किसकी बात सुन रहे हैं, और मैं उन लोगों पर बहुत अधिक ध्यान दूंगा जो वास्तव में पैसे का प्रबंधन कर रहे हैं, क्योंकि वे पक्षपाती नहीं हो सकते। यह उनके लिए काम नहीं करता। ये सब P&L के बारे में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किसे चुनाव जीतने के लिए सही मानते हैं, या वे सोने, बिटकॉइन, वस्तुओं या डॉलर की कीमत के बारे में क्या सोचते हैं, जो भी होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या सोचते हैं। यह केवल इस बात से संबंधित है कि बाजार क्या सोचता है, और ये वे लोग हैं जिनकी मैं सुनना पसंद करता हूं। मैं वास्तव में उनके कहने पर अधिक ध्यान देना पसंद करता हूं। और यह 3 चीजों के बारे में है: जोखिम प्रबंधन, एक बढ़त होना, और विषम शर्तें लगाना। यही तरीका है जिससे आप इस खेल में जीतते हैं, और यही आपने प्रदर्शित किया टीएलटी पर इनपुट के साथ।
मैं लोगों को यह बताना पसंद करता हूं कि मैं जोखिम प्रबंधन के प्रति इतना जागरूक हूं, शायद इससे भी ज्यादा, कि अपने पोर्टफोलियो के साथ मैं बस विकल्पों के लिए जो पैसा उपयोग करता हूं वह टी बिल से अर्जित ब्याज है। तो भले ही मैं 100% हार जाऊं, फिर भी मैं अपनी मूल राशि पर प्रभाव नहीं डाल रहा हूं। मुझे लगता है, सुनो, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण बात हो सकती है जो कोई भी इससे निकाले, है ना? हाँ, एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, और भगवान, मैं फिर से उसका नाम भूलने वाला हूं। मैं दूसरे दिन किसी से बात कर रहा था, और मैं उसका नाम क्या है, खैर, उसने मूल रूप से कहा, जब भी आप व्यापार करने के लिए तैयार हों तो आप जिस आकार का व्यापार करने की सोच रहे हैं उसे आधा कर दें, और फिर उसे फिर से आधा कर दें, और यह इसलिए है क्योंकि वह एक प्रसिद्ध हेज फंड व्यक्ति है। वह पॉकेट विजार्ड्स का भी आदमी था। हाँ, वह है। हम इस बारे में सेंट बार्ट्स में बात कर रहे थे, और तब भी मैं उसका नाम याद नहीं कर सका, लेकिन वह एक प्रतिभा है, और यह सच है। यह सच है, यह आप जानते हैं, अधिकांश लोग, नए निवेशकों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती यह है कि वे अपने ट्रेड को बहुत बड़ा कर देते हैं। अब मैं कहूँगा, मैं कुछ हद तक, ये नहीं है कि मैं उनसे असहमत हूं, लेकिन मैं कभी-कभी इसके विपरीत जाता हूं। तो एक उदाहरण के रूप में, अगर कुछ मेरे लिए वास्तव में अच्छा लगता है, जैसे कि यह व्यापार, मुझे लगा कि यह एक अच्छा व्यापार था। यह एक महान व्यापार नहीं था। मुझे लगा कि यह एक अच्छा अवसर था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि यह एक अद्भुत अवसर था। लेकिन सब कुछ इस तरह से मिला कि मुझे लगा कि मैं बहुत कम जोखिम के साथ व्यापार कर सकता हूं, और इसलिए मैंने यह किया। अगर सब कुछ सही तरीके से व्यवस्थित होता, तो शायद मैं इसे थोड़ा बड़े आकार में करता, क्योंकि अगर आप इसे थोड़ा बड़े आकार में करते हैं, और मैं सावधान रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं लोगों को बड़े ट्रेड लगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि थोड़ा बड़ा, शायद मैं अपने पोर्टफोलियो का 2% उपयोग करता हूं बजाय 1% के। ये पोर्टफोलियो ट्रेड का 20% नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ आपके लिए सही है और आप थोड़ा बड़ा आकार डालते हैं, और ये आपके पक्ष में जाता है, और आप अपनी प्रारंभिक पूंजी को टेबल से हटा लेते हैं, तो आपके पास अभी भी एक काफी बड़ा आकार है, और यह मुफ्त में है। तो लेकिन लेकिन आपको यह समझना होगा, यह ऐसा नहीं है कि आपके पास एक आंतरिक भावना है और आप ऐसा करते हैं। यह तब होता है जब आपने बहुत काम किया है, आप जानते हैं कि आप गलत कैसे हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ आपके लिए सही है, तब शायद आप थोड़ा बड़ा व्यापार करते हैं। यही ड्रुकन मिलर और मिलर करेंगे। ड्रुकन मिलर और मिलर ऐसा करेंगे जब आपके पास एक अच्छा विचार हो, तो आप जानते हैं, आप बड़े होते हैं। अब सुनो, मुझे तो ड्रुकन मिलर के समान ब्रह्मांड में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सामान्यतः आप जानते हैं, विचार यह है कि आप बहुत छोटे होते हैं जब तक कि यह आपको सही साबित करना शुरू नहीं करता, और आप जानते हैं, आप एक व्यापार पर अपने पोर्टफोलियो का आधा जोखिम नहीं लेते। जिस तरह से मैं इसे कहूंगा वह यह है कि यह असममिट्री की ओर वापस जाता है। तो आप जानते हैं, एक विचार जितना बेहतर होता है, मैं उसे उतनी ही अधिक असममिट्री कहूंगा। तो अगर आपका डाउनसाइड मान लीजिए 2% है और आपका अपसाइड 100% है, ठीक है, इसका मतलब है कि मैं अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा प्रतिशत जोखिम में डालने जा रहा हूं, जबकि डाउनसाइड 10% और अपसाइड 50% होने पर ऐसा नहीं होगा। सही है। और दूसरी बात जो मुझे लगता है, किसी ने मुझसे कहा कि ब्रेंट, जब भी आप ट्विटर पे एक ट्रेड पोस्ट करते हैं, ये लगभग हमेशा होता है, एक नकारात्मक व्यापार। दूसरे शब्दों में, यह हमेशा कह रहा है कि बाजार नीचे जाएगा, आप पुट खरीद रहे हैं। यह हमेशा एक मंदी की प्रवृत्ति होती है, और इसका कारण यह है, यह सच है, यह आमतौर पर सच होता है, और यही कारण है। जब तक कुछ वास्तव में खराब ना हो, मैं ऐसे समय पा सकता हूं जब मैंने कहा हो, यह शायद खरीदने का अच्छा समय है, या यह अच्छा लग रहा है, लेकिन सामान्यतः मैं पहले से ही संपत्तियों में लंबा हूं। यदि संपत्तियां ऊपर और दाईं ओर बढ़ रही हैं, तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही वहां पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आपके बिंदु पर, मेरे काम का एक बड़ा हिस्सा जोखिम प्रबंधन है, इसलिए मैं हमेशा परेशानी की तलाश में रहता हूं। मैं हमेशा उस बाकी लहर की तलाश में रहता हूं जिसे कोई और नहीं देखता, जो आएगी और एक पोर्टफोलियो को 20% नीचे ले जाएगी। और सुनो, अगर आप बिस्तर पर राक्षसों की तलाश कर रहे हैं, तो आप शायद कुछ पाएंगे, और आप शायद कुछ ऐसे भी पाएंगे जो वहां नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हर कोई ये सोचे कि जब भी मैं इनमें से एक व्यापार करता हूं, मैं अपने पैसे को 3 गुना कर लेता हूं। ऐसा नहीं है, मैं इनमें भी नुकसान उठाता हूं। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं, तो शायद मैं महीने में 2 या 3 ऐसे करता हूं, है ना? तो ये साल में 30 ट्रेड्स होते हैं। अगर मैं उनमें से 18 या 19 में सही हूं और 10 या 12 में गलत हूं, तो मुझे लगता है कि मैं पोर्टफोलियो में 2, 3, 4% जोड़ता हूं। मान लीजिए कि आप एक सिक्का उछाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ,
आप जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। अगर आप उनमें से 12 या 13 सही करते हैं, तो फिर जब तक आपने उन पर अपने जोखिम को नियंत्रित किया है, जिनमें आप गलत हैं, तो फिर लेकिन बात ये है कि यह कुछ ऐसा नहीं है जहां आप जानते हैं ये काम करने की गारंटी नहीं है। मैं आपको इनमें से एक दिखा सकता हूं जहां मैंने ये किए और यह दूसरी दिशा में चला गया और विकल्प प्रीमियम बस गायब हो गया। हाँ, आप ड्रुकन मिलर के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि वह 55% समय सही होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर वह केवल 25% समय सही हो रहा है, तो आपको खुद से पूछना चाहिए, वह साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल 30% रिटर्न कैसे उत्पन्न कर सकता है? और यह असम्मिति है। यही वास्तव में उत्तर है। और मैं आपको बताऊंगा, आप जानते हैं, क्योंकि वह कहेगा, सुनो, जब मैं एक विचार देखता हूं जो मुझे पसंद है, जैसे कि वह कहता है मैं एक सुअर हूं, है ना, जैसे मैं बढ़ा जाऊंगा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, सबसे पहले उसने उस व्यापार को करने से पहले जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे कहीं अधिक काम किया है। ये ऐसा कुछ नहीं है जहां वह वॉल स्ट्रीट जर्नल खोलता है, देखता है कि फेड ब्याज दरें घटा रहा है और अब वह जाता है और एक ट्रेड करता है। सही है ना, जैसे कि वह शायद जानता है कि फेड क्या करने वाला है इससे पहले कि फेड इसे करे। सही है, मेरा मतलब है यह। तो सिर्फ इसलिए कि ड्रुकन मिलर कहते हैं सभी अंडे एक टोकरी में डालो और उस टोकरी पर बहुत ध्यान से नजर रखो, इसका मतलब ये नहीं है कि औसत निवेशक को ऐसा करना चाहिए। आप जानते हैं, आप ड्रुकन मिलर नहीं हैं, मुझ पर विश्वास करें, आप नहीं हैं, मैं नहीं हूं, जॉर्ज नहीं है, केवल एक ही है, केवल एक ही ड्रुकन मिलर है। इसलिए जब आप उस रणनीति के बारे में सुने तो बहुत सावधान रहें। और मुझे लगता है कि जो चीज़ और भी महत्वपूर्ण है, वह है उस अंतर्दृष्टि तक पहुँचने का अनुभव। मुझे नहीं लगता कि अंतर्दृष्टि बस जादुई रूप से उत्पन्न होती है। मुझे लगता है कि यह उस 83% समय का परिणाम है जब वह हार रहा है, बिल्कुल, या कोई गलती कर रहा है और वह यह सब कर रहा है, चलिए कहते हैं 1970 के दशक से। तो अगर मैं 1970 के दशक से यह कर रहा होता और 45% समय गलत होता, और जब आप गलत होते हैं तब आप वास्तव में सीखते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैंने भी शायद ड्रुकन मिलर की तरह अच्छा नहीं, लेकिन इस अंतर्दृष्टि को इस स्तर तक विकसित किया होता कि शायद मैं वह शर्त नहीं लगाता। क्योंकि मुझे अनुभव होता कि अरे जॉर्ज, भले ही यह आपका दीर्घकालिक दृष्टिकोण हो, जब फेड दरें घटाना शुरू करता है, मैंने इस चक्र को बार-बार देखा है और मैंने वास्तव में इसे जिया है। और इसलिए मैं जानता हूं कि भले ही यह आपका दीर्घकालिक दृष्टिकोण हो, कुछ भी सीधी रेखा में नहीं चलता। सही है, नहीं, बिल्कुल। और फिर मैं लगभग अपने आप को उन ट्रेडों को करने के लिए मजबूर करता हूं जो मेरी समग्र दृष्टि के विपरीत होते हैं। इसका एक हिस्सा बस अपने आप को ईमानदार रखने के लिए है। हाँ, ऐसा है, आप मांसपेशी का व्यायाम करते हैं। हाँ, और दूसरी बात जो मैं कहूँगा वह यह है कि इसका एक हिस्सा यह है कि मुझे लोगों ने पूछा है, ब्रेंट, अगर आप इन 30 ट्रेड से हर साल सिर्फ 2%, 3%, 4% जोड़ रहे हैं, तो क्या यह वास्तव में इसके लायक है? क्या यह आपके समय का अच्छा उपयोग है? और मेरा जवाब है, मुझे लगता है कि यह कुछ कारणों से है। एक, मुझे लगता है कि अगर मैं बाजार में ट्रेड कर रहा हूं, तो मुझे बाजार में क्या हो रहा है, इसका बेहतर एहसास होता है। बाजार को देखना एक बात है, एक व्यापार करना एक और बात है। और यह सुनने में बेवकूफी लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। जिस पल असली पैसे की बात आती है, सब कुछ बदल जाता है। और न केवल यह, बल्कि जिस पल आप किसी और के पैसे का प्रबंधन कर रहे होते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आप सोचते हैं आपने अपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन अच्छा किया है, इसका मतलब है आप खुद से किसी और का पोर्टफोलियो प्रबंधित कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं, जब आप किसी और की पूंजी का प्रबंधन करना शुरू करेंगे, यह अलग लगेगा। यह सच है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि मुझे लगता है कि मेरे पोर्टफोलियो के दो हिस्से हैं। मेरे पास समग्र, बड़े, रणनीतिक संपत्ति आवंटन है, और फिर मेरे पास ये छोटा सामरिक पुस्तक है ना। और छोटे सामरिक पुस्तक का अच्छा पहलू यह है कि हर कोई व्यापार करना चाहता है। अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो है, तो आप हमेशा सोचते हैं, क्या मुझे यह करना चाहिए, क्या मुझे वह करना चाहिए। आपको एक विचार आता है और आप करना चाहते हैं। यदि आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा सामरिक हिस्सा है जिसमें आप ये ट्रेड कर सकते हैं, तो यह आपको उस इच्छा को पूरा करने की अनुमति देता है, आप जानते हैं, जो आप करना चाहते हैं, बिना अपने समग्र पोर्टफोलियो को बिगाड़े, है ना। क्योंकि अगर आप इस व्यापार को अपने बड़े पोर्टफोलियो में डालते हैं, तो आपके पास इसे खराब करने की संभावना होती है। एक छोटी रणनीतिक हिस्सेदारी रखने से ये आपको उन ट्रेडों को करने की अनुमति देती है। ये आपको मजा करने देती है बाजार में क्या हो रहा है, लेकिन आप अपनी समग्र रणनीति को जोखिम में नहीं डाल रहे हैं।
हाँ, मुझे याद है कि एक और मार्केट विजार्ड्स व्यक्ति के पास वापस जाना। यह शायद वही व्यक्ति था जब जैक श्वागर ने उससे पूछा कि वह अपनी स्थिति के आकार को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग करता है। उसने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह रात में सो सकता है या नहीं, या हाँ, वह रात में सो नहीं सकता क्योंकि स्थिति बहुत बड़ी है। ये बहुत बड़ी है। हाँ, ठीक है। चलो ब्याज दरों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर हमारी कुछ असहमति है। तो अगर आप सोचते हैं कि ब्याज दरें 12 महीने बाद अधिक होंगी, तो मेरे लिए, अगर मैं समझ रहा हूँ, आप अपने ढांचे को जानते हैं, चलिए इसे डॉलर मिल्कशेक कहते हैं, तो यह है कि अन्य अर्थव्यवस्थाएं जैसे चीन, यूके, यूरोप, कनाडा आदि, वे संयुक्त राज्य की तुलना में बहुत खराब स्थिति में हैं। हालांकि संयुक्त राज्य भी महान नहीं है, और इसलिए आप देखेंगे कि सभी पूंजी अमेरिकी संपत्तियों में आ रही है। लेकिन मेरे लिए इसका मतलब है कि ब्याज दरें कम होंगी क्योंकि वे लोग आ रहे हैं, वह पूंजी आएगी, वे ट्रेजरी खरीदेंगे। जाहिर है वे रियल एस्टेट भी खरीद सकते हैं, वे शेयर भी खरीद सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से ट्रेजरी के लिए मांग बढ़ाने वाला है। या क्या आपका विचार है कि संयुक्त राज्य में आ रहा सारा पूंजी प्रवाह महंगाई का कारण बनेगा, क्योंकि यह संपत्ति की कीमतों को बढ़ाएगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट, क्योंकि यह एनवीडिया की ओर जाएगा मान लीजिए, और इसलिए यह अमेरिकियों की क्रय शक्ति को बढ़ाता है, समग्र मांग को बढ़ाता है। और फेड के पास कुछ लचीलापन है। अन्य देशों के पास ऐसा नहीं है, इसलिए अगर हमारे सीपीआई में इस समग्र मांग के बढ़ने के कारण वृद्धि होती है क्योंकि पूंजी प्रवाह होता है, तो फेड ब्याज दरें बढ़ाने जा रहा है और यह वक्र के लंबे अंत को ऊपर लाएगा। हाँ, यह उन चीजों का एक संयोजन है। इसलिए सबसे पहले मैं कहूंगा कि अमेरिका में पूंजी आ रही है, यह बाहरी प्रोत्साहन की तरह है, तो बाहरी प्रोत्साहन कीमतों को उच्चतर धकेलता है सभी अन्य चीजें समान होने पर। अब हम कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं होते हैं जहां सभी अन्य चीजें समान हों, लेकिन अगर आप उस प्रवाह पर विचार करें तो यह संपत्ति की कीमतों को उच्चतर धकेलने की प्रवृत्ति रखता है। दूसरी बात जो मैं कहूंगा वह यह है कि सरकार अभी भी बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है। लोग ट्रेजरी खरीदना चाहते हैं, लोगों को ट्रेजरी खरीदने की आवश्यकता है, लेकिन वे ऐसा करने के लिए अधिक भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं। सही है, तो शायद वे 4% की उपज पर उन्हें नहीं खरीदते, वे इसे 4.5% या 4.6% या जो भी होना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं जरूरी नहीं मानता कि ब्याज दरें बहुत अधिक बढ़ने वाली हैं। मुझे बस नहीं लगता कि वे किसी प्रकार के काले हंस के घटना के अलावा गिरने वाले हैं। सही है। और दूसरी बात यह है कि भले ही आप सोचते हैं कि हमें मंदी का सामना करना पड़ेगा, जो मैं हूं, यह फिर से मेरा आधार मामला नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि यह कैसे हो सकता है, और यह हो सकता है कि उच्च दरें ही इसका कारण बने। अब याद रखें, और यहां एक उदाहरण है। चलिए 2022 पर वापस चलते हैं। 2022 में दरें बढ़ रही थीं, लेकिन शेयर की कीमतें एक समय में 20 से 30% गिर गई थीं, और बहुत से लोगों को लगा कि मंदी बस कोने के आसपास है। लेकिन फिर भी हम एक ऐसी स्थिति में थे जहां 10 वर्षीय उपज 200% से बढ़कर 4.5% या कुछ ऐसा हो गई थी, जो 12 या 15 महीने की अवधि में हुई। तो फिर से मुझे नहीं पता कि दरें 5% या 6% जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा बजट घाटा कम होगा। मुझे नहीं लगता कि हमारी खर्च करने की आदतें गिरने वाली हैं। और आपके बिंदु पर मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में ब्याज दरें उतनी महत्वपूर्ण हैं जितनी कि बाकी दुनिया में है। दूसरे शब्दों में, मैं इस विश्वास में नहीं हूं कि सरकार को अपने वित्त पोषण में कोई समस्या हो रही है। मुझे पता है कि वहां बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि अमेरिका एक निकट भविष्य में वित्तीय आपदा का सामना कर रहा है और कोई भी उन्हें वित्त पोषण नहीं करेगा, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। और भले ही दरें बढ़ें, आप जानते हैं, वे कहेंगे कि कर्ज पर ब्याज अब सबसे बड़ा खर्च है। सुनो, ये सच है, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये समस्या नहीं है, लेकिन ये अमेरिका के लिए अल्पकालिक में समस्या नहीं है, क्योंकि वे बस ब्याज चुकाने के लिए पैसे छाप सकते हैं। तो जो उपमा मैं उपयोग करता हूं वह यह है कि अगर आप एक पोकर टेबल पर हैं और आप टेबल पर बड़े चिप्स वाले खिलाड़ी हैं और आपके कुर्सी के नीचे एक मशीन है जो चिप्स छापती है, तो क्या आपको वास्तव में परवाह है अगर वे बड़े ब्लाइंड को बढ़ाते हैं, क्योंकि आप टेबल पर अन्य 6 या 7 लोगों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? अगर वे बड़े ब्लाइंड और छोटे ब्लाइंड को बढ़ाना शुरू करते हैं और इसे दोगुना करते हैं, तो इससे किसे अधिक नुकसान होगा? क्या ये आपको नुकसान पहुंचाएगा जो चिप्स छापने की मशीन रखता है, या ये उन सभी को नुकसान पहुंचाएगा जो ऐसा नहीं कर सकते? तो अगर दरें बढ़ती हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिका को उतना नुकसान पहुंचाता है जितना कि ये बाकी दुनिया को पहुंचाता है। और अगर वे सुनते हैं अगर मैं गलत हूं और दरें कम होती हैं, तो ये भी मुझे वास्तव में नुकसान नहीं पहुंचाता। तो मेरी ब्याज दरों पर कोई बड़ा दांव नहीं है, लेकिन मेरा आधार मामला यह है कि वे शायद इस स्तर पर बने रहेंगे।
या अगले वर्ष में थोड़ा और बढ़ेंगे? और फिर मुझे लगता है कि अगले वर्ष के किसी समय ये एक ऐसा समस्या पैदा कर सकता है जहां दरें गिर सकती हैं, चाहे वह मंदी के कारण हो या मंदी के डर के कारण या किसी प्रकार के संकट के कारण या जो भी हो। हाँ, देखिए, मैं इसे इस तरह देखता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ट्रेज़री की आपूर्ति का कोई महत्व है। मैं इसके लिए कोई सबूत नहीं देख सकता। जैसे मैं पीछे जाकर देखता हूँ, मैंने आज एक वीडियो बनाया उदाहरण के लिए, जहाँ मैंने 1980 में वापस जाकर देखा और 1980 में संघीय कर्ज़ 900 अरब था। और आप जानते हैं लोग क्या कह रहे थे? ये अस्थाई नहीं है, हमारे पास एक कर्ज संकट है, ये कुछ महीनों में $1 ट्रिलियन होने वाला है ना? मैंने दूसरे दिन पॉल ट्यूडर जोन्स के बारे में एक और वीडियो बनाया। हाँ, 80 के दशक, देर 80 के दशक, शुरुआती 90 के दशक। बिल्कुल सही, लेकिन याद रखें, उसने बस यह कहा कि सभी रास्ते इस ऋण संकट के कारण महंगाई की ओर ले जाते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के घाटे बहुत अधिक हैं। वे इतनी सारी ट्रेजरी जारी करने जा रहे हैं, मांग पर्याप्त नहीं होगी और इसलिए फेड को इन ट्रेजरी को खरीदने के लिए आना होगा। उन्हें यील्ड कर्व नियंत्रण करना होगा और यह महंगाई की ओर ले जाएगा। और इसीलिए बिटकॉइन, नैस्डैक, सोना खरीदें। मैं ये नहीं कह रहा कि उन चीजों को ना खरीदें, लेकिन मैंने 1989 में जैक श्वागर ने मार्केट विजार्ड किताब के लिए उनका साक्षात्कार लिया। तब वे अमेरिका के कर्ज के बारे में क्या कह रहे थे? बिल्कुल वही चीज, बिल्कुल वही चीज मेरे दोस्त, शब्द दर शब्द लगभग। शब्द दर शब्द सही है। तो मेरा कहना है, सिर्फ इसलिए कि मैं यह नहीं कह रहा कि हमने अतीत में कोई कर्ज संकट नहीं देखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि यदि आप अगले 5 वर्षों में इसके होने की संभावनाओं की भविष्यवाणी करना चाहते हैं, तो आपको अतीत में वापस जाकर यह अध्ययन करना होगा कि यह पहले क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जो होता है, जैसे कि ट्यूडर जोन्स का उदाहरण स्पष्ट रूप से, उसका मॉडल गलत था। अंतिम निष्कर्ष है, उसने कर्ज को सही बताया, घाटे को सही बताया, कर्ज से जीडीपी का अनुपात सही बताया, ये सब सही बताया। उसने ट्रेजरी बाजार को गलत बताया। क्या गलत था? उसके मॉडल में क्या गलत था? तो मैं सोचता हूं, फिर से मेरा बिंदु यह है कि यह सब विकास और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं के बारे में है और इसका निर्गम और आपूर्ति पक्ष के समीकरण से बहुत कम संबंध है, अगर कुछ भी है, क्योंकि मेरी दृष्टि में, और तुम और एरिक ने इस पर चर्चा की थी जब तुम कैरेबियन द्वीपों और लक्समबर्ग आदि के बारे में बात कर रहे थे। तुम लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। ये सभी छोटे अस्पष्ट देश इन सभी ट्रेजरी के मालिक क्यों हैं? और एरिक गर्म पैसे के बारे में बात कर रहा था। ल्यूक हेज फंड और अन्य चीजों पर चर्चा करता है। जब मैं ये सुन रहा था तो मैंने सोचा, देखो, मुझे लगता है कि ये सिर्फ बैंक हैं, क्योंकि आपके पास ये सभी बैंक हैं जो कैरेबियन द्वीप, लग्जमबर्ग और यूके में स्थित हैं। और अगर मैं अभी एक बैंक हूं और मेरे पास ये सभी सस्ते जमा हैं, तो मैं खरीद रहा हूं ट्रेजरीज। मैं बस अपनी सुरक्षा या परिपक्वता को मेल करने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं बस ब्याज दर के जोखिम को हेज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मैं वहां बैठकर अपनी बैलेंस शीट के देनदारियों की तरफ 1% पर 2 साल के लिए उधार ले सकता हूं, तो मैं 2 साल की ट्रेजरी क्यों नहीं खरीदूंगा? हाँ, कंजर स्प्रेड बनाओ, है ना? हाँ, तो यही है। मुझे लगता है कि लोग, औसत खुदरा निवेशक, वास्तव में भ्रमित हो जाते हैं इस बारे में, क्योंकि वे इसे इस तरह देखते हैं जैसे वे निवेश कर रहे हैं, जैसे कि यह ठीक है, यह पैसे पर है, बजाय इसके कि केवल स्प्रेड पर ध्यान केंद्रित करें। और अगर आप 10 अरब डॉलर पर 3% का स्प्रेड बना रहे हैं, तो आप 300 मिलियन जेब में रख रहे हैं। तो आपको आपूर्ति जारी करने की परवाह नहीं है, आपको अमेरिका में सीपीआई की परवाह नहीं है। खैर, आप एक और सबसे बड़ी गलतियों में से एक पर चर्चा कर रहे हैं जो मैं युवा या नए निवेशकों में देखता हूं, और वह यह है कि वे सोचते हैं कि जो वे करेंगे वह मायने रखता है। हाँ, सही है। और सुनिए, मुझे इसे समझने में भी काफी समय लगा, इसीलिए मैं यह कहते हुए घमंडी नहीं लगना चाहता, लेकिन एक निवेशक के रूप में आपका काम यह नहीं है कि आप यह तय करें कि आप क्या करेंगे। आप पहले से ही जानते हैं कि आप क्या करेंगे। आपका काम यह पता लगाना है कि बाकी सभी लोग क्या करने वाले हैं, और यह पता लगाना है कि बाकी सभी लोग क्या करने वाले हैं। आपको उनके जैसा सोचना होगा, अपने जैसा नहीं। अब अगर 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 हर कोई आपके जैसा सोचता, तो बाजार पहले से ही ठीक उसी तरह से मूल्यांकित होता जैसा आप सोचते हैं। तो हर कोई आपके जैसा नहीं सोचता, इसलिए आपको यह पता लगाना होगा कि दूसरों की प्रेरणाएं क्या हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या हासिल करना है, सही है, उनके प्रोत्साहन क्या हैं,
और सुनिए, एक बैंक प्रबंधक जो 20 या 30 साल से वॉल स्ट्रीट पर काम कर रहा है। वह मुझ पर विश्वास करो, वह जानता है कि समय के साथ महंगाई बांड की कीमतों को नुकसान पहुंचाती है। सही है, ये कोई रहस्य नहीं है जिसे लोगों ने पिछले वर्ष में खोजा है। वे जानते हैं कि यदि महंगाई की अपेक्षाएं उच्च बनी रहती हैं, तो बांड की कीमतें वास्तविक रूप में क्रय शक्ति खो देंगी। ये कोई बड़ा ज्ञान नहीं है। ये आपके लिए एक बड़ा ज्ञान हो सकता है जिसने हाल ही में इसे खोजा है, लेकिन ये कोई बड़ा ज्ञान नहीं है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि वे ट्रेजरी को आपके मुकाबले अलग कारणों से खरीदते हैं। सही है, वे उन्हें या तो गिरवी मूल्य के लिए खरीदते हैं, वे उन्हें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे कुछ और को हेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वे उन्हें ग्राहकों की ओर से खरीदते हैं, वे उन्हें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें टियर 1 पूंजी की आवश्यकता होती है। वे नियामक कारणों से उन्हें खरीदते हैं। कई कारण हैं जिनकी वजह से उन्हें ट्रेजरी खरीदनी पड़ती है, भले ही आप न खरीदें और भले ही अगले 10 वर्षों में उनकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी। तो वे बस अंतर को अपने पास रख रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। वे उस स्प्रेड को अपनी जेब में डालकर पैसे कमा रहे हैं, चाहे आपूर्ति के साथ क्या होता है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं लोगों से कहता हूं कि देखो, अगर आप 2 साल के लिए 8% पर अनंत मात्रा में पैसे उधार ले सकते हैं, तो आप कितने 2 साल के ट्रेजरी खरीदेंगे? असीमित। आप सभी खरीदते हैं। सही है। मैं कहता हूं, चलो मैं तुम्हें एक अप्रत्याशित सवाल पूछता हूं। क्या होगा अगर जेनेट येलेन कल बाहर आए और 2 साल के ट्रेजरी में और 3 ट्रिलियन जारी करें, और इसलिए मान लीजिए कि ब्याज दर अस्थायी रूप से 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ जाती है। अब आप कितने खरीदेंगे? आप उन सभी को खरीदेंगे, उनको खरीदें। और जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ती है आप अधिक खरीदेंगे, और अन्य लोग भी अधिक खरीदेंगे, जिससे ब्याज दर फिर से उसी स्तर पर आ जाएगी जो उस फैलाव पर आधारित थी जिसे उन्हें जोखिम और पुरस्कार के संतुलन के लिए बनाना था, जो कि आपूर्ति के आधार पर नहीं बल्कि महंगाई और विकास की अपेक्षाओं के आधार पर था। बिल्कुल। और अगर आपको ट्रेजरी की जरूरत है ना, क्योंकि यही पूरा सिस्टम चलता है, और अब आपको इन्हें खरीदने के लिए अधिक भुगतान किया जाता है, और यह पूरी तरह से झटका सिद्धांत से जुड़ता है। जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ती हैं, भले ही वे अमेरिका में बढ़ें और लोग सोचें कि इससे अमेरिका के लिए फंडिंग की समस्याएं पैदा होंगी, और लोग देखते हैं कि जब ब्याज दरें गिरती हैं तो बांड की कीमतें गिरती हैं, लोग सोचते हैं कि ये ट्रेजरी अब विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक नहीं रहेंगी। खैर, ये इसके विपरीत है, क्योंकि विदेशी मुद्रा डॉलर के मुकाबले गिर रही है। उन्हें इन ट्रेजरी बॉन्ड्स को खरीदना है किसी भी कारण से, और अब उन्हें अधिक भुगतान मिलता है ना, तो उन्हें ट्रेजरी रखने के लिए 4% का भुगतान मिलता है। उनकी मुद्रा 4% गिरती है और वे जो भी व्यापार या हेजिंग कार्यक्रम चलाते हैं उसमें स्प्रेड बनाते हैं। इसलिए ट्रेजरी अभी भी, आप जानते हैं, बाकी दुनिया के लिए आकर्षक, और आप जानते हैं उस कार्यक्रम में एरिक और मैंने जो कुछ और बात की थी वह यह थी कि ये सभी चार्ट जो भेजे जाते हैं ये दिखाते हैं कि चीन, सऊदी अरब और अन्य सभी देश ट्रेजरी को आग सेल कर रहे हैं, क्योंकि वे अब मूल्य का अच्छा भंडार नहीं है। यह बस गलत है। मेरा मतलब है, उन चार्ट्स में अमेरिका के ट्रेजरी कीमतों के मूल्य में बदलाव को दिखाया गया है। यह उनके ट्रेजरी होल्डिंग्स के मूल्य में बदलाव को दिखा रहा है, और जैसे जैसे पिछले 2 या 3 वर्षों में ब्याज दरें बहुत बढ़ गई हैं, ट्रेजरी कीमतें बहुत गिर गई हैं। अब मुझे यकीन है कि कुछ बिक्री हुई है। मैं यहाँ बैठकर ये नहीं कहने वाला कि कोई ट्रेजरी नहीं बेच रहा है। बेशक कुछ ट्रेजरी बिक्री हुई है, लेकिन आमतौर पर कुछ मामलों में विदेशी रिजर्व के गिरते हुए दिखने का कारण यह है कि कीमतें गिर रही हैं, और यह विडंबना से अमेरिका के लिए डॉलर और मौद्रिक नीति को एक हथियार के रूप में उपयोग करने का एक तरीका है। अगर अमेरिका ब्याज दरें बढ़ाता है, तो अगर हम अपने पोकर उपमा पर वापस जाएं, तो वे बड़े ब्लाइंड और छोटे ब्लाइंड को बढ़ाते हैं, और अब ये खेल में खेलने के लिए और अधिक निवेश करना होगा। लेकिन आपकी कुर्सी के नीचे एक प्रिंटर है, ये बस बाकी टेबल को दंडित करने का एक तरीका है। तो अगर अमेरिका ब्याज दरें बढ़ाता है और इससे विदेशी ट्रेजरी होल्डिंग्स कम हो जाती हैं और अब उन्हें अपनी ट्रेजरी बेचनी पड़ती है, तो यह लगभग एक प्रारंभिक निकासी दंड की तरह है। यह अमेरिका का कहना है, क्या आप अपनी ट्रेजरी बेचना चाहते हैं? आगे बढ़ें, उन्हें बेचें, लेकिन इसके लिए आपको 20% का नुकसान उठाना पड़ेगा। सही। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि वे ऐसा हमेशा करते हैं, मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर वे ऐसा करना चाहें तो उनके पास ये करने की क्षमता है। सही है, कानून के अग्रिम हिस्से की बात है। मैं कानून के अग्रिम हिस्से का अंतर करना है। ठीक है, ये सच है, लेकिन ये सच है, ये सच है, लेकिन जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है तो लंबी अवधि अक्सर इसका अनुसरण करती है, और अगर यह अनुसरण नहीं करता तो चलो 2022 को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं।
अगर लंबी अवधि 2% पर बनी रहती, या जो भी संख्या थी, मुझे याद नहीं है, जो भी था, और उन्होंने फ्रंट एंड को 5% पर ले लिया, तो यील्ड कर्व कैसा दिखेगा? ये उलट जाएगा, बड़े पैमाने पर उलटा। अगर आपके पास फ्रंट एंड पर 5% और बैक एंड पर 1 या 2% है, तो ये मंदी का संकेत नहीं है, ये वैश्विक पतन का संकेत है। तो फेड शायद एक मंदी या अर्थव्यवस्था में धीमी गति लाना चाहता था, लेकिन वे प्रणाली के पतन नहीं चाहते। सही है, लेकिन बात यह है कि वे मौद्रिक नीति का उपयोग करके बाकी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि उनके पास इसका पूरा नियंत्रण है, उनके पास इसका बिल्कुल भी पूरा नियंत्रण नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जेफ कहेंगे कि उनके पास इसका कोई नियंत्रण नहीं है ना? लेकिन वे इसे नियंत्रित करने के लिए किसी और की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। इसलिए उनके पास किसी अन्य संस्था की तुलना में बेहतर नियंत्रण है, लेकिन निश्चित रूप से उनके पास पूर्ण नियंत्रण नहीं है। हाँ, मेरा फिर से यही कहना है कि मैं इतिहास को देखता हूं और मुझे दीर्घकालिक दरों पर आपूर्ति के प्रभाव के लिए कोई मजबूत तर्क नहीं दिखता, लेकिन मुझे यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि यह सब विकास और मुद्रास्फीति के बारे में है। तो अगर मैं यह मानने जा रहा हूं कि हम मंदी में जा रहे हैं क्योंकि इस बार उपज वक्र अलग नहीं है, तो मैं मानता हूं कि मुद्रास्फीति की वृद्धि की अपेक्षाएं घटेंगी या 1 साल में कम होंगी। तो यही है मूल रूप से मेरा आधार मामला अमेरिका है। दीर्घकालिक ब्याज दरें भी कम होंगी, तो यह उस बिंदु तक नहीं पहुंच रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं पूरी तरह से उस दृष्टिकोण को समझता हूं। अगर मैं ऐसा करने जा रहा होता तो मैं शायद टीएलटी पर कुछ आउट ऑफ द मनी पुट खरीदता, बजाय इसके कि मैं सिर्फ टीएलटी खुद खरीदूं, या माफ कीजिए, कॉल्स, आउट ऑफ द मनी कॉल्स। क्योंकि इस तरह आप जानते हैं, शायद मैं 1.5 साल आगे के लीप्स खरीदता हूं, और इस तरह आप जानते हैं, अगर ये मेरे खिलाफ जाता है तो कोई बात नहीं, मेरे पास इसे विकसित होने के लिए पूरा 1 साल है। मुझे बस ऐसा लगता है कि उच्च दरें ही मंदी का कारण बन सकती हैं। तो आप वास्तव में देख सकते हैं कि टीएलटी काफी बढ़ सकता है, लेकिन यह अब से 6 या 9 महीने बाद हो सकता है। यह एक बहुत अच्छा बिंदु है और यह उन मुख्य बातों में से एक है जो मैंने मिस की, जो हमारी बातचीत के मूल भाग की ओर वापस जाती है। जब मैं बारीकी पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो जो मैंने उस शर्त के बाद किया, जब मैंने इसे पूरी तरह से गलत समझा, वह यह है कि मैंने वास्तव में वापस जाकर पिछले चक्रों को देखा। और मुझे नहीं पता कि क्या आपने यहाँ होमवर्क किया है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो मुझे यह दिलचस्प लगा कि जब फेड ने 18 सितंबर 2007 को 50 आधार अंकों से दरें घटाईं, तो उन्होंने 5.25 से 4.75 तक की कटौती की, बिल्कुल वही। और उस समय सीपीआई लगभग 3.5% के आसपास था। और मेरे दिमाग में तुरंत मुझे लगता है कि 10 साल की दर, चलो कहें 4.2 थी, कुछ ऐसा ही, और अगले कुछ हफ्तों में 10 वर्षीय ट्रेजरी शायद 20-30 आधार अंकों से बढ़ गई। लेकिन फिर अगर आप 22 जनवरी 2008 की ओर बढ़ते हैं, तो मुझे नहीं पता कि क्या आप याद करते हैं, लेकिन तब उनकी एक आपातकालीन बैठक हुई थी और उन्होंने 75 आधार अंक की कमी की थी, और यह उस समय से 1 सप्ताह पहले था जब उन्हें मिलने वाला था 29 जनवरी को, जहां वे फिर से 50 अंक गिर गए। तो 1 सप्ताह के भीतर वे 125 आधार अंक गिर गए, तो 3.5 तक नीचे। तो आप मानेंगे, अगर मैंने आपको सिर्फ इतना बताया और कहा आपको क्या लगता है 10 वर्षीय दर कहां जाएगी, आप कहेंगे कि यह बहुत कम होगा। मेरा मतलब है यह शायद गिरने वाला है। 10 वर्षीय उपज वास्तव में इस बिंदु तक बढ़ गई थी कि जुलाई में मैं आधार अंक वृद्धि भूल गया। यह 22 जनवरी से जून जुलाई तक 10 वर्षीय पर 50 या 60 आधार अंक की वृद्धि के समान था, कुछ ऐसा। वैसे सीपीआई सितंबर 2008 में 3.5% से बढ़कर जुलाई 2008 में 5.6% हो गया, 5.6। शायद यही कारण है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही थी, भले ही तिमाही में कटौती की गई हो। सही है। और आपके पहले के बिंदु के लिए यह शायद वह तिनका था जिसने तोड़ दिया। नहीं नहीं, विडंबना यह है कि आप जानते हैं कि मैंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को देखा, वह जर्नल जो जुलाई के सीपीआई प्रिंट के अगले दिन आया था। तो यह अगस्त होगा, मुझे लगता है कि यह 14वीं 15वीं कुछ ऐसा ही था। 14 अगस्त 2008 को वॉल स्ट्रीट जर्नल में वे इस बारे में बात कर रहे थे कि फेड ने दरें घटाकर एक बड़ा गलती की है,
जिससे महंगाई बढ़ी है और साल के अंत की ओर बढ़ते हुए उन्हें शायद ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी। ये संकट से 2 महीने पहले था, पिघलने से 2 महीने पहले। उन्होंने दरें शून्य पर गिरा दी और 1 साल पहले हमारे पास नकारात्मक 2% मुद्रास्फीति या 2% अपस्फीति थी। तो ये आपको ये दिखाता है कि आप जो कह रहे हैं वह मैं पूरी तरह से चूक गया। इस ब्याज दरों के घटने के चक्र के दौरान भले ही यह आपका आधार मामला हो, आपके पास ये परिवर्तन हो सकते हैं जहां सीपीआई और 10 वर्षीय ट्रेजरी ये मानते हैं कि विकास और मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जाएगी क्योंकि फेड की दरों में कटौती से पहले उन्हें असामान्य स्थिति में पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर ये समझ में आता है कि उच्च दरें ही अंतिम संकट का कारण बनेंगी, है ना? क्योंकि वहीं असली दबाव है। हाँ, तो ठीक है, अब चलो उस मुद्दे पर चलते हैं जो मुझे तुमसे उठाना है। अरे नहीं, यहाँ हम जाते हैं। डॉलर। अरे, ये अच्छा होने वाला है। तुमने मुझे नहीं बताया कि ये आ रहा है। ये अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है कि तुम्हारा और मेरा दृष्टिकोण समान है, लेकिन जहां मुझे निराशा होती है, मैं आपको अपने तर्कों को स्पष्ट करते हुए सुनना पसंद करता हूं और आप चाहे आप मैक्रो वॉइस पर हों बातचीत करते, लेकिन हर बार मैं मैं निराश हो जाता हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डॉलर की अन्य मुद्राओं के खिलाफ दिशा के बारे में तर्क वास्तव में अमेरिका डॉलर की मांग के चारों ओर घूमना चाहिए। या दूसरे शब्दों में, अगर डॉलर दुनिया की रिजर्व मुद्रा बने रहने वाला है, मैं ईमानदारी से नहीं सोचता कि यह आपके मामले के लिए मायने रखता है। क्योंकि ओह! हाँ, ये वैश्विक रिज़र्व मुद्रा बने रहना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब भी मैं आपको लोगों के साथ बहस करते हुए देखता हूं, यह आमतौर पर ब्रिक्स मुद्रा के बारे में होता है, आप जानते हैं, और आप बहस कर रहे हैं कि लोग ब्रिक्स मुद्रा की ओर नहीं बढ़ेंगे। डॉलर मुख्य मुद्रा, विश्व रिजर्व मुद्रा, जो भी आप इसे कहना चाहें, बना रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि यह वास्तव में तर्क है, क्योंकि चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि डॉलर वास्तव में गिरता है। लोग जो इसका उपयोग कर रहे हैं, चाहे वे सरकारें हों चाहे निजी क्षेत्र, मुझे लगता है कि अगर डॉलर की मांग कम होती है तो मान लीजिए कि ब्रिक्स मुद्रा का प्रभुत्व हो जाता है, लेकिन इसका मतलब है कि डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि डॉलर गिरता है, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से मैं इसे देखता हूं। ओह! कीमत बढ़ती है इसका मतलब है बिल्कुल डॉलर बढ़ता है। हाँ, नहीं, यह बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है कि जब हम इस बहस में प्रवेश करते हैं कि क्या डॉलर विश्व रिजर्व मुद्रा बना रहेगा या नहीं, यह डॉलर की मांग के चारों ओर घूमता है, जो अन्य मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की कीमत को नियंत्रित करता है। तो अगर मांग कम हो रही है तो कीमत भी कम हो रही है, और मुझे लगता है कि यह लोगों को भ्रमित करता है क्योंकि यह बहुत सहज है। लेकिन वास्तव में यह उल्टा है कि यदि आप जानना चाहते हैं कि अन्य मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की कीमत को लंबे समय में क्या बढ़ाएगा, तो यह मांग का कम होना होगा, न कि बढ़ना। और अगर आप जानना चाहते हैं कि डॉलर को नीचे लाने के लिए क्या होगा, मान लीजिए DXY पर 70, तो इसका मतलब है कि डॉलर की मांग बढ़ रही है। या माफ कीजिए, हाँ, डॉलर की मांग बढ़ने से अन्य मुद्राओं के मुकाबले इसकी कीमत कम होगी, और यह ठीक वही है जो हमने 2000 से 2011 के बीच देखा, जहां DXY सीधे नीचे गया। मुझे लगता है कि यह 70 पर सबसे नीचे गया, और यह संभवतः उभरते बाजारों, EMs और चीन के विस्तार का परिणाम है। इसलिए उन्हें इन वस्तुओं को खरीदने के लिए अधिक से अधिक डॉलर की आवश्यकता है। तो आपके पास बैंक और यूरो डॉलर प्रणाली अधिक डॉलर का कर्ज बना रही है। दूसरे शब्दों में, अधिक मुद्रा इकाइयां, अधिक डॉलर। बिल्कुल सही। आपके पास उन डॉलर की वैश्विक गति बढ़ रही है, जहां यदि आप वैश्विक अर्थव्यवस्था का संकुचन देखते हैं और फिर आपके पास अधिक काउंटर पार्टी जोखिम होता है, तो आप इसके बिल्कुल विपरीत परिणाम देखते हैं। और अगर मांग कम हो रही है, तो ये केवल आग को भड़काता है, क्योंकि अधिक डॉलर में नामित कर्ज चुकाए जा रहे हैं, जितना कि बनाया जा रहा है। इसलिए मांग का कम होना मतलब है कि डॉलर की आपूर्ति कम हो जाती है और गति भी एक ही समय में कम हो जाती है। तो आप मेरी बात समझ गए। और फिर कीमत बढ़ती है। और फिर कीमत अन्य फिएट मुद्राओं के मुकाबले बढ़ जाती है। हाँ, तो शायद मैं इसे सही तरीके से नहीं समझाता, लेकिन जो मैं हमेशा कहने की कोशिश करता हूँ, वह ये है कि हम इस प्रणाली से दूसरी प्रणाली में बिना अमेरिका डॉलर के बढ़े नहीं जा सकते। सही है, लेकिन मैं उन्हें उनका हक दूंगा और कहूंगा, हाँ, तुम सही हो। ब्रिक्स मुद्रा सभी डॉलर को छोड़ देंगे और
सभी इस ब्रिक्स मुद्रा की ओर बढ़ेंगे जहां किसी तरह वे काउंटर पार्टी जोखिम को प्राथमिकता देते हैं। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के हाथों में होना, चलिए मान लेते हैं कि आप सही हैं। आप जानते हैं सभी। मैं अगले में ये कोशिश करूंगा। हम देखेंगे कि लोग इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। नहीं नहीं, आप सही हैं। हाँ बिल्कुल, सभी सभी सऊदी अरब वे पेट्रो डॉलर को छोड़ने वाले हैं। ब्रिक्स वे इस नए सिस्टम के साथ आने वाले हैं जो स्विफ्ट के लिए होगा और यह पूरी तरह से चौंकाने वाला होगा। वे अपनी मुद्रा का समर्थन करने जा रहे हैं। बस रिकार्ड्स को उनका हक दो। कहो जिम, तुम हर मामले में बिल्कुल सही हो। ये करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगर आप जो कह रहे हैं वह सही साबित होता है तो इसका मतलब है कि डॉलर की कीमत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। हाँ, मैंने यह कई बार कहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे बस उन्हें उनका छोटा समय लेने देना चाहिए। और मैं ये इसलिए कहता हूं ब्रेंट, क्योंकि मैं लोगों को मौद्रिक प्रणाली को बेहतर समझने में मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं भी, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं इसे बहुत अच्छे से नहीं कर रहा हूं। खैर, हम में से कोई भी नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि वैश्विक मौद्रिक प्रणाली कैसे स्थापित है और वास्तव में यह प्रभावी रूप से है कि अमेरिका के बाहर डॉलर क्रेडिट हैं, वे वास्तव में डॉलर नहीं हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं कि ऑटो लोन की मांग कम होने वाली है, तो ऑटो लोन की संख्या के साथ क्या होगा? ये घटने वाला है। ये अमेरिका के बाहर डॉलर के साथ बिल्कुल वही बात है, क्योंकि ये क्रेडिट है, ये हरे कागज के टुकड़े नहीं हैं, और यही मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। और मुझे लगता है कि अगर हम इस मांग बहस में फंस जाते हैं, इसलिए मांग कम होने पर कीमत कम होने वाली है, तो हम उस पर से ध्यान हटा लेते हैं जहां इसे होना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप इस बार जीत गए। खैर, आपने दांव जीत लिया। आपने निश्चित रूप से ब्याज दर के अनुमान को सही किया। तो हाँ, हम देखेंगे कि क्या हम मांग पर अधिक ध्यान केंद्रित करके कुछ बदलाव कर सकते हैं। खैर, मैंने हमेशा कहा है कि मिल्क शेक डॉलर की मृत्यु है। डॉलर की मृत्यु का मतलब है डॉलर का बढ़ना, न कि घटना। लेकिन आप जानते हैं, यही है कि सिस्टम कैसे बदलता है। हाँ, सही है। तो आप कैसे सोचते हैं कि हम उस संदेश को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के साथ बहुत बातचीत करते हैं। मुझे इस पर विचार करना होगा, लेकिन मेरा मतलब है, सुनो, तुम बिल्कुल सही हो, और ये एक ऐसी चीज है, जितना अधिक तुम डॉलर से दूर जाने की कोशिश करते हो, उतना ही डॉलर तुम्हें नुकसान पहुंचाता है। यह उन चीनी अंगुली के खिलौनों की तरह है। हाँ बिल्कुल, जितना ज्यादा तुम खींचोगे उतना ही तंग होता जाएगा। हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ एक नई उपमा के साथ आना होगा। ठीक है दोस्त। तो हमें बताओ कि पॉडकास्ट के साथ क्या चल रहा है और न्यूज़लेटर के साथ क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि ये मैक्रो है। ओह हाँ। हाँ, हाँ, तो हाँ, सब कुछ अच्छा है। तो हम एक शेड्यूल पर आ गए हैं जहां हम हर 2 हफ्ते या महीने में 2 बार एक लंबा विचारात्मक लेख प्रकाशित करते हैं। विपरीत हफ्तों में महीने में 2 बार हम 3 पृष्ठ सामग्री प्रकाशित करते हैं, सोचो, हंसो, रो, जिसमें 3 अलग-अलग विषय होते हैं जो आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करे, जो आपको हंसाए और जो सोचने पर मजबूर करे, शायद अपने भावनाओं को थोड़ा हिलाएं। तो हमारे पास महीने में लगभग 4 अलग-अलग चीजें आ रही हैं, और फिर हम शायद, नहीं पता, 2 या 3 और भी बड़े, आप जानते हैं, टुकड़े पूरे वर्ष में करेंगे, जब 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 कुछ खास आएगा। तो ये मजेदार रहा है। पॉडकास्ट अभी भी चल रहा है। अगले सप्ताह हमारा 100वां एपिसोड होगा, जो कि, तो उस समय ये 2 साल पुराना हो जाएगा। शानदार। हाँ। आप जानते हैं ये ब्रेंट है। ये क्या है? आपको इससे मजा आ सकता है। मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए, पीछे ना रहें। मैं बस अपने पॉडकास्ट को देख रहा हूं। ओह, तुम 2 5 6 4 जैसे हो। हाँ, मुझे नहीं पता। ये कुछ ऐसा ही है। खैर, आप चलते रहिए, आप इसे भी जीतते हैं। ठीक है। यह सब ठीक है। लोग पॉडकास्ट कहाँ पा सकते हैं? मैंने सोचा कि यह आईट्यून्स पर है। और फिर लोग न्यूज़लेटर कहाँ प्राप्त करते हैं? अच्छा, अभी साप्ताहिक वीडियो यूट्यूब पर है। इसलिए अगर आप यूट्यूब पर जाएं, मिल्क शेक्स, मार्केट्स एंड मैडनेस टाइप करें, तो आपको ये वहां मिल जाएगा। मैक्रो एल्केमिस्ट, यदि आप macroalchemist.com पर जाते हैं, तो आप शोध प्राप्त करने के लिए साइन अप कर सकते हैं। ये लगभग 1 बार प्रति सप्ताह निकलता है।
और फिर santiagocapital.com पर मेरी सीधी संपर्क जानकारी है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए है जो धन प्रबंधन सेवाओं में रुचि रखता है। और अंत में, अगर आप मुझसे ट्विटर पर बहस करना चाहते हैं, तो आप मुझे ट्विटर पर संटियागो एयू फंड पर ढूंढ सकते हैं। लेकिन उससे यह मत तर्क करो कि ब्रिक्स मुद्रा डॉलर पर कब्जा करने जा रही है, इसलिए डॉलर गिरने वाला है, क्योंकि जैसा कि हमने समझाया है, ये वास्तव में ब्रेंट के तर्क को मजबूत करता है कि डॉलर ऊंचा जाएगा न कि नीचा। बिल्कुल ठीक है दोस्त, आपका दिन शुभ हो, अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद दोस्त, अलविदा।